हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा आप सभी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राजवंश था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। चोल वंश एक ऐसा राजवंश था दक्षिण भारत का जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है उसकी आकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज आकार की है। किस आकार की? चतुर्भुज आकार की है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में प्राप्त होता है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में प्राप्त होता है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज्य विस्तृत था। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश के शासक जो थे वो अपने शासनकाल में ही शासन चलते हुए ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? चोल साम्राज्य को मलिक काफूर ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। आगे कुछ संगमकालीन प्रमुख साहित्य दिए हुए हैं और उनके रचनाकार के नाम है, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। पहला साहित्य है तिरुकक्कूरल या कुरल, जिसके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। तिरुकक्कूरल के रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर हैं। दूसरा है अहनानूर, जिसके रचनाकार हैं रुद्र शर्मन। जिसके रचनाकार कौन है? अहनानूर के रचनाकार कौन है? रुद्र शर्मन। अगला संगम साहित्य है तोलक्कापियम। इसके रचनाकार हैं तोलक्कापियर। तोलक्कापियम के रचनाकार हैं तोलक्कापियर। जीवक चिंतामणि, ये संगम साहित्य है जीवक चिंतामणि, जिसके रचनाकार हैं तिरुत्कक्करदेव। कौन है? तिरुत्कक्कदेवर। अगला संगम साहित्य है सिलप्पादिकारम, जिसके रचनाकार है इलंगो आदिगल। सिलप्पादिकारम संगम साहित्य के रचनाकार हैं इलंगो आदिकल। अगला है मणिमेखलय। मणिमेखलय के रचनाकार हैं चितलैस्त्रनार। चितलैस्त्रनार कौन है? चितलैस्त्रनार। अगला है मरुगरुपाद्य, जिसके रचनाकार हैं नक्कीरर। रचनाकार कौन है? नक्कीरर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख राजवंश हैं, उनकी राजधानी और उनके संस्थापक के नाम दिए हुए हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं।
चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और उसके संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय थे। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और उसके संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। अगला राजवंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे संस्थापक? सिंह विष्णु थे। अगला वंश है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मान्यखेत थी और इसके संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। अगला राजवंश है होयसल वंश। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। आगे बढ़ते हैं। काकतीय वंश। काकतीय वंश की राजधानी थी अम्मकोंड और इसके संस्थापक थे बीजा प्रथम। गंग वंश की राजधानी थी कुबलाल या तलकार और इसके संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। अगला राजवंश है पाल वंश। पाल वंश की राजधानी मुंगेर और इसके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर और इसके संस्थापक गोपाल थे। अगला राजवंश है सेन वंश। सेन वंश की राजधानी लखनौती और इसके संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश की राजधानी लखनौती और संस्थापक सामंत सेन थे। अगला वंश है पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई और इसके संस्थापक थे नेडियोन। अगला राजवंश है गुर्जर प्रतिहार जिसकी राजधानी कन्नौज थी और इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। अगला राजवंश है चालुक्य जिसे कल्याणी वंश के भी नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी मान्यखेत या कल्याण थी और इसके संस्थापक थे पैलप द्वितीय। अगला वंश है चालुक्य बादामी। ये चालुक्य कल्याणी वंश है और ये चालुक्य बादामी वंश है जिसकी राजधानी थी वातापी और संस्थापक थे जय सिंह प्रथम। अगला राजवंश है चालुक्य वेंगी जिसकी राजधानी बेंगी थी और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अगला राजवंश है गढ़वाल वंश जिसकी राजधानी वाराणसी और जिसके संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला राजवंश है सोलंकी वंश जिसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी और जिसके संस्थापक मूलराज थे। अगला वंश है परमार वंश। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी और जिसके संस्थापक उपेंद्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राजवंश था कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी और इसके संस्थापक थे कोक्कल। इसके संस्थापक कौन थे? कोक्कल। चौहान वंश। चौहान वंश की राजधानी अजमेर अहिच्छत्र और इसके संस्थापक थे वासुदेव। अगला राजवंश है चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोवा और इसके संस्थापक नन्नुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं? चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन थे उनके आलेख किन शिलालेखों में हैं? तो उत्तर मैरूर में। किन शिलालेखों से मिलते हैं? उत्तर मैरूर से मिलते हैं। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक था राजेंद्र प्रथम। कौन था? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम था, नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम एक राजवंश है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में रचित एक धार्मिक कविताओं का संकलन है। अगला है कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी में स्थित थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? वनवासी में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था अरिकमेडु। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? अरिकमेडु था। अगला क्वेश्चन है तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक कंबन था। कौन था? कंबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की थी और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम। किन्होंने? कुलोत्तुंग प्रथम ने। नेक्स्ट है, चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। चोल किस लिए जाने जाते थे? तो दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए चोलों को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध था वह चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया, कौन सा बंदरगाह था? तो वो बंदरगाह था अरिका मेडू। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडो के नाम से किन्होंने किया था? दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया था। वह बंदरगाह कौन सा था? अरिका मेडू था। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? कन्नगी कौन थी? संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका थी कन्नगी। जो संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी है वो कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका थी। अगला है, चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टू वन था। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टू वन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्तिनी पूजा, पत्नी या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? संगम युग का कौन सा ग्रंथ था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था? मणिमेखले जो संगम युग का प्रसिद्ध ग्रंथ था जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो दक्षिण भारत का वह कौन सा वंश के राजा थे? कौन से वंश के राजा थे जिन्होंने 26 ईसा पूर्व में रोम में दूत भेजा था? तो पांड्य वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? पांड्य वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, तोलाक्कीपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोलाक्कीपियम जो ग्रंथ है वो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है। तोल्काप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन हैं? पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। पंपा, पोन्ना एवं रन्ना ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल था। कौन था चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक? करिकाल था। अगला है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक पेरुंदेवनार थे। कौन थे? पेरुंदेवनार थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? संगम युगीन चोल शासकों का धर्म शैव था। संगम युगीन जो चोल शासक थे वो शैव धर्म का पालन किया करते थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल है 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ संगमकालीन प्रचलित शब्दावलियां दी हुई हैं और उसके अर्थ दिए हुए हैं, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं। पहला शब्दावली है वरियम। वरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर था। क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम कहलाता था। और वरियर किसे कहा जाता था? तो वरियम वसूलने वाले अधिकारी को वरियर कहा जाता था। अगला है कराई। कराई क्या था? तो भू राजस्व या लगान था। कराई क्या था? भू राजस्व लगान था। उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। कराई क्या था? तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। इराई सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर, युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा, इसे इराई के नाम से जाना जाता था। इराबू
जबरन लिया जाने वाला उपहार, इलावू क्या था? जबरन लिया जाने वाला, जबरदस्ती लिया जाने वाला तोहफा था, उपहार था। उल्गू या संगम, सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था उल्गू या संगम। उल्गू या संगम क्या था? तो सीमा शुल्क व मार्ग कर राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कड़मई या पाडुवडु, राज्य को दिया जाने वाला शुल्क जिसे कड़मई या पाडुवडु के नाम से जाना जाता था। माँ व बेली, ये भूमाप इकाई को माँ व बेली के नाम से जाना जाता था। अगला है कलम, अनाज के तौल की इकाई को कलम के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कौन, को व मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते थे संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए? तो कौन, को और मन्नन, ये शब्द संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द थे। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो संगम ग्रंथ में जो उल्लिखित मुरुगन हैं वो स्कंद, अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम, इस देवता से साम्य रखते थे। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। अगला है संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय करिकाल को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राजधानी को उरायूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय करिकाल को दिया जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के नाम से संबोधित किया गया है। संगम युग में उरायूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम युग में उरायूर जो था, उरायूर नामक स्थान जो था, वो कपास और सूती वस्त्र के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला है किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्तिनय पालय के रचयिता रुद्र कक्कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? करिकाल के द्वारा की गई थी। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन होता है परिपादल कहलाता है। क्या कहलाता है? परिपादल कहलाता है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया और स्वयं को गंगैकोंड चोल की उपाधि से विभूषित किया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।